यहाँ तक तो ठीक है कि मैं जानूं कि दुनिया कैसी है, मेरे भाई कैसे हैं, मेरा दोस्त कैसा है, मेरी संगति कैसी है, समाज कैसा है। यहाँ तक तो मेरा मन अनुमति देता है। पर जब बात आती है अपने को भीतर से जानने की, तब बहुत डर लगता है। और मन बाधा खड़ी करता है। खुद को क्यों जानूं, ये बाधा क्यों खड़ी होती है, मुझे क्या करना चाहिए। कोई ठोस विधायक अस्तित्वमान इकाई नहीं है मैं, जिसे जानना है। अभी बैठे हो यहाँ पर, तुम्हें तुम्हारे शरीर का पता सिर्फ स्पर्श से चल सकता है। और जब पता चलता है तब स्पर्श का और शरीर का एक साथ चलता है। तुम्हारे पास शरीर है ही नहीं यदि उसे बाहर से कुछ स्पर्श न कर रहा हो। तुम्हें तुम्हारा पता बाहरी के माध्यम से ही चलता है। तुम्हारे पास कान है, इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? इसका प्रमाण सिर्फ यही है कि कुछ बाहरी है जिसे तुम सुन पाते हो। और जब तुम सुनते हो तो तुम्हें बाहरी के और अपने कान के होने का पता एक साथ चलता है, अलग अलग नहीं। दृश्यों के और आंखों का होना एक साथ है, स्वाद का और जीव का होना एक साथ है, संसार का और जीव का होना एक साथ है। संसार का और जीव का होना एक साथ है। तुम अपने आप को जानते हो दुनिया के संदर्भ में। एक रेखा हम खींच देते हैं, पर विभाजन कृत्रिम है। हम कहते हैं इस रेखा के उस पार दुनिया और इस रेखा के इस पार मैं, पर विभाजन कृत्रिम है। क्योंकि तुम्हें जब भी पता लगा है अपना, तो अपना और दुनिया का एक साथ लगा है। और तुमने जब भी बात की है दुनिया की, अपने ही संदर्भ में की है, कुछ हो करके की है। दुनिया तुम्हारे लिए कोई ऑब्जेक्टिव अव्यक्तिगत सत्य नहीं है।
हम्म? दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दुनिया और तुम, संसार और जीव। मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया की बिल्कुल भी कोई वस्तुनिष्ठ सत्ता नहीं है। कोई ये ना सोचे कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को अलग अलग जाना जा सकता है या उनकी अलग अलग सत्ता है। जो खुद को जानने निकलता है वो दुनिया को जान जाता है। ये वैसा ही है कि कोई देह को जानने निकले और स्पर्श को जान जाए, और जो दुनिया को जानने निकलता है वो खुद को जान जाता है। ये ऐसा ही है कि कोई स्पर्श को जानने निकले और देह को जान जाए। और याद रखना, देह और स्पर्श दोनों चूंकि एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए हैं दोनों ही नहीं। दोनों की कोई अपनी स्वतंत्र हस्ती है ही नहीं। इसी को तो द्वैत कहते हैं ना। तो तुम्हें अगर अड़चन होती है कि अपने आप को कैसे जानूं, तो कोई बात नहीं, अपने अपने मन की स्थिति होती है, संस्कार होते हैं। किसी को दिक्कत हो सकती है अंतर्गमन करने में, कम से कम आरंभ में ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो तुम दुनिया को ही देखो, पर ईमानदारी से देखो। ईमानदारी से दुनिया को देखोगे तो दुनिया के बारे में तुम्हारे भ्रम टूटेंगे। ये क्या हो गया? देख किसको रहे थे? दुनिया को। और भ्रम किसके टूट गए? अरे पर तुम्हारा अपने आप से तो कोई लेना देना ही नहीं था। तुम तो अपने को बचा के, सुरक्षित रख के किसको देखने निकले थे? दुनिया को। तुमने कहा था ना, अपने को तो बचाना है, क्योंकि अपने को देखने में डर लगता है, कुछ हिल ना जाए, कुछ टूट ना जाए, कुछ गल ना जाए। तो हम तो नजर बाहर की ओर रखेंगे, दुनिया को देखेंगे। देखने किसको निकले? दुनिया को। और दुनिया को देखा तो टूट कौन गया? ये मैं टूट गया। क्योंकि दुनिया तुम्हारे अतिरिक्त है कहां। देखा दुनिया को, भ्रम अपना टूट गया। देखा दुनिया को, पता अपना चल गया। शर्त बस उसी ईमानदारी की है, चाहे भीतर देखो चाहे बाहर। भीतर देखने के लिए जितनी ईमानदारी चाहिए, उतनी ही ईमानदारी बाहर देखने के लिए चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम
दुनिया को देखो, अपने भाइयों को देखो, समाज को देखो। पर जब देखो तो जरा पैनी नजर से, तीव्र बुद्धि से और शांत ध्यान से देखो। हम सब अलग अलग थोड़ी ही हैं। दुनिया का मन बहुत कुछ एक सा है। हमारे मस्तिष्क एक साथ विकसित हुए हैं और उनके मूलभूत संस्कार एक ही हैं। जो बाहर हो रहा है वही भीतर हो रहा है। जो जगत की कहानी है वही तुम्हारे घर की कहानी है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा है क्या जो दुनिया से निराला हो? वही सारे आदिम खेल, वही सारी गहरी वृत्तियां, वही जन्मना मरना, वही आकर्षण विकर्षण, वही पसंद नापसंद, वही उत्तेजनाएं और उदासियां। थोड़े बहुत नाम अदल बदल हो सकते हैं, पर कुछ नया है क्या तुम्हारे पास? अब ये बात भी लेकिन मेरे बताने की नहीं है। मेरे पास कुछ नया नहीं है, ये जानना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। रहते तो हम इसी गलतफहमी में हैं कि मैं अनूठा ही हूं। मैं बिल्कुल बासी, पुराना और 100 बार प्रयुक्त हूं। ये खोज भी दुनिया को देख करके ही होती है, वरना तो हम इसी ठसक में जिए जाते हैं कि हम कुछ विशेष, हमारे साथ जो हो रहा है वो दुनिया में पहली बार घट रहा है। दुनिया को देखो तो पता चलता है कि तुम तो बिल्कुल ही घिसी हुई सीढ़ी हो। जो करोड़ों करोड़ों साल से बज रही है। तुमसे 20 पीढ़ी पहले वालों ने क्या किया उससे अलग तुम कुछ नहीं कर रहे, और 20 पीढ़ी पहले वालों ने अपने से 200 पीढ़ी पहले वालों से भिन्न कुछ नहीं करा था। देखो दुनिया को ध्यान से, तुम्हें
अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। तुम्हारे मन में आकर्षण उठता है, तुम्हें लगता है प्रेम है, और तुम बौरा आ जाते हो कि कुछ खास हो गया है। चले जाओ किसी पब्लिक पार्क में, दुनिया को ही देखना चाहते हो ना, देखो जा करके। जिन लोगों को नया नया प्रेम का चस्का लगा हो, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही आवश्यक है। देखिए दुनिया को, और मैं कहता हूं जरा लुक छिप के सुन भी लीजिए उनकी बातें। कोई अनैतिक बात नहीं हो गई, क्योंकि कोई नई बात नहीं हो गई। आप नया क्या सुन लोगे? वो वही कह रहे हैं जो उनके परदादों ने कहा था। वो वही कर रहे हैं जो उनके परदादों ने किया था। उनकी बातें नदियों और पहाड़ों जितनी पुरानी हैं। हाँ, नदी और पहाड़ अपनी एक निर्दोषता रखे रहते हैं, उनमें एक बहाव रहता है। और यहां मनुष्य में बहाव नहीं, मात्र दोहराव रहता है। जो तुमसे उम्र में छोटे हो, तुम्हारे भाई, जाओ उनके पास और देखो कि कैसे उन्हें वही सब चिंताएं सता रही हैं जो तुम्हें सताती थीं जब तुम उनकी उम्र के थे। और देखो कि कैसे उन्हें वही सब उत्तेजनाएं आकर्षित कर रही हैं जो तुम्हें करती थीं जब तुम उनसे उनकी उम्र के थे। और समझो कि इशारा किधर को है। पर ईमानदारी चाहिए। उनको देख करके तुरंत ही ये कह न देना कि आजकल की दुनिया बहुत खराब हो गई है। जो जरा सा पकने लगता है उम्र में, ये उसका पसंदीदा वाक्य हो जाता है। आजकल जमाना खराब आ गया है, जैसे कि कुछ बदलता हो। इंसान वही, इंसान की वृत्ति वही। हाँ, समय बदलता है, समय के उत्पाद बदल जाते हैं। ज्ञान और तकनीक बदल जाती है, पर मनुष्य का जो मूलभूत ढांचा है वो तो वैसे का वैसा ही है ना। उसमें कहाँ कोई रद्दोबदल। किसी को जन्मते देखो तो अपना जन्म याद कर लो, तुम भी ऐसे ही जन्मे थे। आज तुम किसी का जन्मोत्सव देखते हो तो तुम्हें देर नहीं लगती है कहने में कि अरे ये देखो, झूठे के घर झूठा आया। और तुम्हें देर नहीं लगती कहने में कि ये देखो, अनाड़ी माँ बाप हैं और बच्चा पैदा कर दिया।
और तुम्हें देर नहीं लगती कहने में कि ये देखो कैसा नकली उत्सव मना रहे हैं। इनकी शक्लों पे लिखा है अज्ञान, इनकी शक्लों पर लिखा है लालच और उम्मीद। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है आज एक बच्चा पैदा होता है, उसे घर पे उत्सव हो रहा है, ये बात तुम्हें दिख रही है। पर जब ये देखो तो ईमानदारी से स्वीकार करो कि तुम भी ऐसे ही पैदा हुए थे। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसी भर के माँ बाप नहीं अनाड़ी हैं। माँ बाप होते ही अनाड़ी हैं, नहीं तो बच्चा कहां से आ जाए। ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है कबीर को भजना कि झूठे के अगर झूठा आया, पर आज ही नहीं आया और पड़ोसी के ही घर नहीं आया, तुम्हारे भी घर आया। तुम ही वो झूठे हो। किसी को मरते देखो तो आंसू भर बहा के काम मत चला लेना कि बड़ा बुरा हुआ, किसी के घर में मौत हो गई। किसी को मरते देखो तो इतना ही कहकर रोष मत प्रकट कर लेना कि इंसान जब तक जीता है कितनी सुविधाओं में जीता है, बदन पे खरोच भी नहीं लगने लग देता, और अंततः उसको एक साधारण से कई बार गंदे घाट पे जाकर के जला दिया जाता है। उसकी राख कुछ मिट्टी में मिलती है, कुछ पानी में जाती है, कुछ उड़ती है, और कई बार जानवरों के पांव के नीचे आती है। वो कोई और नहीं है जो मरा है, तुम अपनी ही मृत्यु देख करके आए हो। इतनी ईमानदारी रखना। सबकी एक सी होती है, तुम कोई बिरले नहीं पैदा हुए हो। पर धोखा हम सबको यही है, हम विशिष्ट हैं। जो दुनिया के साथ हो रहा है वो हमारे साथ थोड़ा ही होगा। कहीं ना कहीं हम सब को ये भी उम्मीद है कि हम मरेंगे ही नहीं। अपने आप से पूछ के देखो, मूर्खता की हद है। एक ओर तो दिन रात मृत्यु का भय है, और दूसरी ओर उस भय के मध्य जीने के लिए एक हल्की सी आशा की किरण है कि मेरी तो अभी नहीं आ रही। और ये अभी खिंचता जाए, अनंत काल तक खिंचता जाए। जन्म देखो तो अपना देखो, मृत्यु देखो तो अपनी देखो। दुनिया को प्रेम में झूमता देखो तो अपने चित्त का ध्यान करो, और दुनिया में कलह और क्लेश देखो तो भी अपना ही ध्यान करो।
कितना तो मजा आता है ना जब किसी और के घर में द्वेष देखते हो, द्वंद्व देखते हो, मुस्कुरा ही पड़ते हो कि देखो क्या गृह युद्ध मचा हुआ है, अच्छी महाभारत है। उस समय तुम्हें अपना घर नहीं याद आता, उस समय तुम्हें अपना परिवार, अपने दोस्त यार नहीं याद आते। उस समय बड़ी सुविधापूर्वक तुम उन सब क्षणों को दरकिनार कर देते हो जब तुम भी उतने ही गरिमाहीन तरीके से उलझे थे। इज्जतदारों को देखो तो खुद को देखो, वो और कुछ नहीं है, वो प्रतिनिधि हैं तुम्हारी ही इस इच्छा के कि तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए। याद रखना, वो सम्माननीय है तुम्हारे समाज में तुम्हारे द्वारा। वो सम्माननीय है क्योंकि वो और तुम दोनों सम्मान को मूल्य देते हो। वो सम्माननीय कैसे होते यदि तुम सम्मान को मूल्य न देते होते? सम्मान तो उन्हें तुम ही देते हो ना। तो जब उन्हें देखो तो बिल्कुल अपनी याद कर लो कि मैं बिल्कुल इनके जैसा हूं। ये भी इज्जत को कीमत देते हैं और मैं भी। प्रधानमंत्रियों को और राष्ट्रपतियों को देखो तो भी अपना ही ध्यान कर लो। ये उसी सत्ता पर काबिज हैं, ये उसी पदवी पर बैठे हैं, ये उसी ताकत के दीवाने हैं जिसके पीछे मैं भी भाग रहा हूं। तभी तो तुम उनके बारे में जानना चाहते हो, तभी तो दिन रात अखबार में तुम उन्हीं को पढ़ते हो, तभी तो दिन रात पूरा मीडिया उन्हीं की खबरें प्रसारित करता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम क्यों सब राष्ट्रपतियों और धनपतियों को ही जानना चाहते हो? क्यों तुम उन्हीं की खबरें पढ़ते हो? क्योंकि तुम वो हो जो हसरत उन्हें उस गद्दी तक लेकर के गई, वो हसरत तुम्हारे दिल में भी मचल रही है। तुम में ख्वाहिश यही है कि तुम भी वही हो जाओ। वो गद्दी तुम्हें भी आकर्षित करती है। और तुम देश के सिंहासन पर चढ़ के नहीं बैठ पाते तो तुम अपने घर के सिंहासन पर चढ़ के बैठ जाते हो। वो राष्ट्रपति होंगे, मैं कुलपति हूं। वो देश के मुखिया होंगे, मैं कम से कम घर का मुखिया तो हो सकता हूं ना। यहां सारे निर्णय मेरी मर्जी से होंगे। दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, चाहे दो देश एक दूसरे से लड़ रहे हों, चाहे मनुष्य दूसरे ग्रहों और आकाश गंगाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो,
चाहे पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हों और दुनिया का पूरा मौसम, ऋतुओं का सारा चक्र बदला जा रहा हो, चाहे जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे मनुष्यता विभाजित हो, ये सारी घटनाएं बाहर नहीं घट रही हैं, ये सारी घटनाएं तुम्हारे ही मन का दर्पण है। दो देश नहीं लड़ते। हिंसा सर्वप्रथम मनुष्य के मन में जन्म लेती है। बड़े से बड़े बम की जो ऊर्जा है वो भौतिक ऊर्जा नहीं है, वो मानसिक ऊर्जा है। तुम ये मत समझ लेना कि न्यूक्लियर वेपन फिजिकल एनर्जी से चलता है, वो साइकिक एनर्जी से चलता है। दिखती फिजिकल है, तुम उसे नाप सकते हो, तुम कह सकते हो इतने मेगाटन का विस्फोट था, इतने जूल ऊर्जा इसमें से निकली, किसी भी तरीके से नाप सकते हो। पर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो ऊर्जा तुम्हारी घृणा की है। वो ऊर्जा यूरेनियम की या प्लूटोनियम की बाद में है। सर्वप्रथम वो तुम्हारी घृणा की ऊर्जा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर पदार्थ नहीं गिरा था, घृणा गिरी थी। वही घृणा जो तुम्हारे मन में भी लहरा रही है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को मिलते देखो, उनको समझौतों पर दस्तखत करते देखो, तो जानो कि ये जो सारी शालीनता है, ये जो सारा रंग रोगन है, ये जो सारी कृत्रिम शांति है, इसके पीछे मात्र स्वार्थ है। दो राष्ट्राध्यक्ष मिले हैं और मुस्कुरा के एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। क्यों गले मिल रहे हैं? क्योंकि पारस्परिक व्यापार बढ़ाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, या कि दोनों ने तय किया है कि दोनों का शत्रु एक ही है। तो ये मुस्कुराहट व्यापार से निकल रही है, प्यार से नहीं। उनको देखो और अपना स्मरण कर लो। तुम भी क्या कभी किसी और वजह से मुस्कुराए हो? कभी किसी और वजह से
गले मिले हो, हाथ भी मिलाया है, कुछ मिल रहा होता है, कुछ पाने की उम्मीद। और ना हो पाने की उम्मीद, और स्पष्ट हो जाए कि यहां तो कुछ हासिल होना नहीं है, तो क्षण भर में वो सारी विभूति, वो सारा आयोजन, वो सारी गरिमा विलुप्त हो जानी है, गाली गलौज की नौबत आ जानी है। वैसे ही जैसे किसी बड़े होटल में जाओ, और बड़े आदर से तुमको दरबान भीतर को बैठाए और वेटर मेन्यू लेकर के आए, और तभी तुम वहां जेबें झाड़ दो कि मेरे पास तो 2.25 रुपए हैं। और वो बड़े अदब से झुक झुक के बात कर रहा था, और वो हर वाक्य में तुमको 5 बार सर बोल रहा था। मुस्कुरा मुस्कुरा के, ऐसा लगे कि पांव ही छू लेगा तुम्हारा। पर तुमने जेबें झाड़ी और उसने तुम्हें झाड़ा। अभी झुक झुक के बात कर रहा था, अब झुक झुक के कहां गई सारी प्रतिष्ठा, कहां गई सारी मुस्कुराहटें। और मुस्कुराने वाले लोग तुम्हें होटल में और बाजारों में ही नहीं मिलते, वो तुम्हारे घरों में भी मौजूद हैं। हो जाओ तुम निखट्टू और निकम्मे, रह जाओ उनके लिए किसी काम के नहीं, और फिर देखो कि तुम्हें क्या मिलता है। जैसे होटल से फेंके जाओगे, उससे ज्यादा अपमान के साथ स्वजनों द्वारा फेंके जाओगे। जो भी कुछ दुनिया में होते देखो, उसको अपनी जिंदगी में होते देखना। मैं पुनः कह रहा हूं, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं घट रहा जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं घट रहा। बाजार तुम्हारे मन में है, व्यापार तुम्हारे मन में है, राग तुम्हारे मन में है, विराग तुम्हारे मन में है, युद्ध तुम्हारे मन में चल रहे हैं, शांति की कोशिश तुम्हारे मन में है। दौड़ तुम्हारे मन में है, ठहराव तुम्हारे मन में है, ज्ञान तुम्हारे मन में है, अज्ञान तुम्हारे मन में है। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा बाहर,
जिसके सदृश कोई घटना तुम्हारे भीतर न घट रही हो। जब देखो बड़े बड़े राजाओं के किले और महल और स्मारक, तो अपनी उस इच्छा का ध्यान कर लो कि मुझे भी तो एक घर बनवाना है। वो जो बाहर की घटना है उसके समकक्ष एक घटना तुम्हारे भीतर घट ही रही है। उनके पास जरा संसाधन ज्यादा थे तो उन्होंने ताजमहल खड़ा कर दिया। तुम्हारे पास जरा कम है तो तुम कहते हो कोई बात नहीं, राजनगर में कोठी। और जरा कम है, तुम कहते हो कोई बात नहीं, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट। पर हसरत तो वही है जो शाहजहां की थी। कभी देखा है लोग गाड़ियां खरीदते हैं, उसके पीछे अपने बच्चों के नाम लिख देते हैं, चिक्की विक्की। कुछ अलग थोड़ी तुम कर रहे हो, उसने भी तो मुमताज महल नाम रखा था। चाहे अरबों का ताजमहल हो और चाहे एक अदनी सी कार, खेल तो वही चल रहा है ना। कभी मुमताज महल, कभी मम्मी जी, कभी मिम्मी, कभी मिक्की। तो गौरव कुमार पाल, जो दिखे उसमें खुद को देखना, यही शर्त है। तुम्हारी नजर नहीं मुड़ रही भीतर की तरफ, चलो कोई बात नहीं, देखो बाहर, पर जो देखना उसमें स्वयं को देखना। बाहर जब देखोगे तो शुरुआत तो तुम इन्हीं से करोगे। तुमने लिखा मित्र, समाज, बंधु, दोस्त, यार, शुरुआत तो इन्हीं से करोगे, क्योंकि तुम्हारा मन व्यक्तियों द्वारा घिरा हुआ है। तो तुम बाहर जब भी देखोगे व्यक्तियों को ही देखोगे। तुम हो ही अभी पूरी तरीके से व्यक्ति द्वारा निर्मित, सामाजिक हो ना। और व्यक्ति को, एक सामाजिक कृति को मात्र समाज ही दिखाई देता है। वो बाहर जब भी देखता है समाज ही देखता है। अभी हम लोग इतने दिन पहाड़ों पर बिता के आए,
बीच बीच में ऐसी जगहों से गुजरते थे जहां पर प्रकृति का सौंदर्य भी था और कुछ पर्यटक भी मौजूद होते थे। थोड़ी भीड़ भाड़ होती थी और बड़ी मजेदार बात थी कि पहाड़ उपलब्ध है, चांद उपलब्ध है, गंगा उपलब्ध है, लोग इनको नहीं एक दूसरे को देख रहे होते थे। मैंने देखा है कि पहाड़ों पर भी पर्यटक वहां इकट्ठा होते हैं जहां दूसरे पर्यटक मौजूद हों। पूछते हैं और लोग मिलेंगे? तो अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भी तुम प्रकृति नहीं देख पाते, तुम्हें मनुष्य ही चाहिए, क्योंकि तुम अभी हो ही पूरे तरीके से सामाजिक। लेकिन समाज को ध्यान से देखना शुरू करोगे, अपनी तरफ मुड़ना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे समाज के थोड़ा पार भी निकलोगे। अभी भीतर की ओर नहीं आए हो, अभी देख बाहर ही रहे हो, पर बाहर फिर तुम्हें मात्र मनुष्य और मनुष्यकृत चीजें ही नहीं, कुछ और भी दिखाई पड़ेगा। अभी तो देखो ना, तुमने अपने सवाल में भी ये लिखा है कि दोस्त यार देखना ठीक है, भाई बंधु देखना ठीक है, समाज देखना ठीक है। तुम्हें कहा गया या तुम्हें लगा कि मुझे बाहर की ओर देखना है, तो उसमें भी तुमने जो नाम गिनाए वो सारे लोगों के हैं। फिर एक बिंदु आएगा जब बाहर शब्द तुम्हारे लिए थोड़ा अलग अर्थ लेगा। अब बाहर का अर्थ यही नहीं रह जाएगा कि मैं बाहर निकल के लोगों को देख रहा हूं। अब बाहर का अर्थ रह जाएगा कि आकाश है, कि चांद तारे हैं, सूरज है, पक्षी हैं, जानवर हैं, घास है और नदी है, रेत है। और मैं तुमसे कह रहा हूं, इनको भी जब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें अपने ही होने की याद आएगी। नदी का बहाव होगा, चाहे पर्वत की स्थिरता, वो भी ले करके तुम्हें तुम तक ही आएंगे। जैसे समाज में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे मन में न घट रहा हो, उसी तरीके से प्रकृति में भी ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे भीतर मौजूद न हो। कुछ है तुम्हारे भीतर, जो पर्वत की तरह अचल और उसकी चोटी की तरह अनछुआ है। कुछ है तुम्हारे भीतर जो झरने की तरह ही कल कल बह रहा है। कुछ है तुम्हारे भीतर जो सूरज की तरह प्रकाशित है और कुछ है जो चांद की तरह शीतल है।
छोटे छोटे नन्हे दीप रात में आकाश में ही नहीं जलते, ये तुम्हारे भीतर भी जलते हैं। पर ये जरा आगे की बात है। और ये विचारणा का मुद्दा नहीं है। ये एकत्व, प्रकृति में अपनी छवि देखना, ये तो सहज बोध है। ये कोई निष्कर्ष नहीं है जिस पर तुम सोच सोच के पहुंच जाओगे। यहां पर तो बात कुछ ऐसी होगी जो उठेगी भीतर से, जैसे कवियों को उठती है। क्यों उठेगी ये तुम नहीं जान पाओगे। उसमें तर्क का और तर्कपूर्ण निष्पत्ति का कोई महत्व तो नहीं है। बस ऐसे ही होगा, बस चुपचाप, कि बादलों को देखा और कुछ याद आ गया। या उगता सूरज, तुम्हारे भीतर भी कुछ उगा गया। और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि नदी किनारे बैठे हो तो क्यों बैठे हो, पर बैठे हो 2 घंटे से और उठने का मन नहीं कर रहा। कोई पूछे कि क्यों बैठे हो तो साफ साफ ही कह नहीं पाओगे कि नदी में मुझे मेरा जीवन दिख रहा है, पर हो वही रहा है। सामाजिक मन अब अकेलेपन की ओर बढ़ा है। एक सामाजिक भोगी अब कवि जैसा हो रहा है। देखो अभी भी बाहर को ही रहा है, पर पहले समाज को देखता था, अब अस्तित्व को देख रहा है। पहले मनुष्य के मन को देखता था, अब प्रकृति के महत मन को देख रहा है। जब ये होना शुरू होगा तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलेगा। तुम वही नहीं रह जाओगे जो पहले थे। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, विधियों में परम विधि है। देखने मात्र से तुम बदल जाते हो, इतनी ताकत है इसमें। कुछ करा नहीं, कोई श्रम नहीं, बस देखा, और देखने भर से मैं भी बदल गया और दृश्य भी।
देखने भर से देखने वाली नजर ही बदल गई। फिर बाहर देखने की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंचती है। इंसान जो कुछ बना सकता था, समाज, फैक्ट्री, सड़क, देश, मर्यादाएं, नियम कानून, व्यवस्थाएं, उनमें भी तुमने खुद को देखा। और जो कुछ प्रकृतिगत है, उसमें भी तुमने खुद को देखा। अब भीतर और बाहर में कोई भेद बचा नहीं। जब समष्टि में तुमने स्वयं को ही देखा, तो अब तुम कहां सीमा खींचोगे कि क्या बाहर है और क्या भीतर। जब जो कुछ बाहर है और वही भीतर है, तो बीच की सीमा मिटने लगती है। इस सीमा का नाम होता है अहंता, मैं। जब बाहर भीतर सब एक सा, तो बीच की सीमा अर्थहीन हो जाती है। सीमा का तो अर्थ ही यही है ना, कि इस पार कुछ और उस पार कुछ और होना चाहिए। है ही नहीं। मेरा ही फैलाव है। काल्पनिक थी सीमा। और जैसे ही ये सीमा विलुप्त होनी शुरू होती है, वैसे वैसे ही देखने वाला भी विलुप्त होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखने वाला देखता तो इसी विचार के साथ था, इसी धारणा के साथ था कि मैं देख रहा हूं, मैं बाहर की ओर देख रहा हूं, मैं कुछ हूं और बाहर मुझसे कुछ भिन्न है। मैं बाहर की ओर जरा देख रहा हूं। देखें क्या बाहर? हमारा ही खेल चल रहा है। चाहे सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही हो, और चाहे सड़क पर कुत्तों का दल बनाकर एक दूसरे से लड़ना, मैं ही तो हूं वो, और कौन है? किसी का जन्मदिन मन रहा है, मेरा ही तो मना। किसी का दिल टूटा है, अरे मैं ही तो हूं। किसी का घर बसा है, मेरा ही तो बस रहा है। सीमा नकली थी, सीमा जाती है। कुछ खास अब बचा नहीं तुम में। देखने वाला ही नकली था, जो दुनिया को देखने निकला था वो भी जाता है। किस आधार पे वो अपने आप को अब खड़ा रखे?
तुम्हारे खड़े होने का आधार ही यही होता है कि तुम विशिष्ट हो, खास हो, अलग हो। जितना बाहर देखोगे उतना पाओगे कहां कुछ अलग। तुम्हारे पांव तले की जमीन ही हट जाएगी, तुम खड़े कहां रहोगे, तुम मिट जाओगे। मैं दोहरा रहा हूं, तुम वो सीमा ही थे, और सीमा इसी धारणा पर खड़ी थी कि भेद है भीतर और बाहर में। भेद जब बचा ही नहीं, तो मैं नाम की ये सीमा भी कहां से बचेगी। वो सीमा फिर वैसी ही रहेगी जैसे पानी में कोई लकीर खींचते। बीच पानी में लकीर खींचो जिसके इस पार भी वही और उस पार भी वही, तो उस लकीर की क्या हैसियत। या कि जैसे कोई आकाश में लकीर खींचे, जो नकली है ये तो जाएगा, इसको गंवा दोगे। अब उसके बाद कुछ असली मिलेगा या नहीं मैं नहीं जानता, कुछ बचेगा भी नहीं ये भी नहीं कह सकता। उसके बाद क्या होगा, या कुछ होगा भी नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तुम्हें उत्सुकता हो जानने की, तो देख लो जान के। पर उत्सुकता के बाद देखने वाला भी बचेगा या नहीं मैं कुछ पक्का नहीं कह रहा। पर सुनने में ही आमंत्रण है, इन शब्दों में ही खिंचाव है ना। तो करके देख लो। गलत कह दिया ना, देख के देख लो, करना कुछ नहीं है, देखना है। देख के देख लो, क्या पता कुछ दिख ही जाए, क्या पता देखने वाला मिट ही जाए। भीतर बाहर से फर्क नहीं पड़ता। जो लोग भीतर देखने के इच्छुक हों वो जब बाहर देखें तो उन्हें साफ दिखाई दे कि बाहर जो कुछ है वो भीतर की छवि है। जिन्हें बाहर देखने में ज्यादा रुचि हो वो जब बाहर देखें तो उन्हें भीतर की याद आए। एक ही बात।